1980 के दौरान देश के 4 स्टेट्स को बीमारू राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसमें से एक था इंडिया का मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट उत्तर प्रदेश। यहाँ गरीबी और बेरोजगारी अपने चरम पर थी। साथ ही एजुकेशन, हेल्थ या इकोनॉमी जैसे मामले में उत्तर प्रदेश इतना पीछे था कि इसे देश के सबसे प्रॉब्लमेटिक स्टेट में गिना जाता था। इस राज्य का हाल ये हो गया था कि यहाँ इंडस्ट्रीज अपना सेटअप लगाने से डरती थी, क्योंकि उन्हें खराब लॉ एंड ऑर्डर, गुंडा राज और अवैध वसूली जैसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये स्टेट अपनी बीमारू राज्य वाली छवि को धूमिल करता नजर आ रहा है। 2015 से 2016 में जहां इसकी जीडीपी 10.9 लाख करोड़ रुपए थी, वो अब बढ़कर लगभग 24.39 लाख करोड़ रुपए हो गई है। साथ ही यहाँ की गवर्नमेंट ने आने वाले 5 सालों में यूपी की जीडीपी को $1 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य बनाया है। इसके लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस के लिए फंड जुटाया जा सके। साथ ही सरकार यूपी को एक एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में काम कर रही है, जिसका असर ये दिखा कि फाइनेंशियल ईयर 2016 से 2017 में उत्तर प्रदेश जहां 84,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहा था, वही फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 में ये बढ़कर 174,000 करोड़ रुपए हो गया। गवर्नमेंट का प्लान है कि हर एक जिले में एक एक्सपोर्ट हब हो, जिसके लिए लोकल क्राफ्ट्समैन और आर्टिसंस को ट्रेनिंग फैसिलिटी दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट के इस कदम से अगले 5 साल में यूपी की जीडीपी क्या सच में $1 ट्रिलियन को टच कर पाएगी? और अभी यूपी के सामने ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो डेवलपमेंट स्पीड को स्लो कर सकते हैं? आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की गहराई में जाने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर बीमारू राज्य का डेफिनेशन क्या है और देश के कुछ राज्यों को ये नाम आखिर क्यों दिया गया था। दरअसल 1985 के दौरान बढ़ती पॉपुलेशन इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई थी, जिसके चलते उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक जाने माने इकोनॉमिस्ट आशीष बोस से कांटेक्ट किया और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को रिस्ट्रक्चर करने में उनसे मदद मांगी। कुछ समय बाद इकोनॉमिस्ट आशीष बोस ने इस मसले पर अपनी रिपोर्ट तैयार की। तब उन्होंने एक नए शब्द का इस्तेमाल किया, जो था बीमारू राज्य। अब ये वर्ड आया कहाँ से? दरअसल बीमारू का BI वर्ड बिहार से लिया गया था, तो MA मध्य प्रदेश से, वहीं R राजस्थान से, तो U वर्ड यूपी से। आशीष बोस का कहना था कि गवर्नमेंट को इन बीमारू स्टेट्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन इंडिया की कुल पॉपुलेशन का 40% है और इन 4 राज्यों में जनसंख्या विस्फोट की वजह से ये हेल्थ केयर, एजुकेशन और बाकी के दूसरे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के मामले में इकोनॉमिकली पिछड़े हुए हैं। इसलिए अगर इन पर तुरंत काम नहीं किया गया तो ये भारत की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन कर देंगे। अब फिलहाल की बात करें तो इन बीमारू स्टेट्स के अंदर काफी कुछ पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, जो ईयर बाय ईयर नई नई मिसालें पेश कर रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रोग्राम के रूप में देख सकते हैं, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। इसके साथ इस स्टेट से रिलेटेड एक और चीज जिसने सभी को हैरानी में डाल दिया है, वो ये कि एक लैंडलॉक्ड एरिया होते हुए भी यूपी का एक एक्सपोर्ट हब के रूप में उभरना। अगर आप डेटा पर नजर डालें तो इसमें बहुत ही चौंकाने वाली ग्रोथ नजर आती है। उत्तर प्रदेश आज एक्सपोर्टेशन के मामले में बाकी बीमारू राज्यों से काफी आगे निकल चुका है। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में जहां इस राज्य ने 84,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था, वो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 174,000 करोड़ रुपए हो गया। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो इसका एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में सिर्फ 65,000 करोड़ रुपए था। आज यूपी का मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ये सारे कंट्रीज हैं, जहां ये अपने 60% गुड्स को एक्सपोर्ट करता है। हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि आखिर यूपी कौन से आइटम्स को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि हो सकता है कि इसका जवाब आपको हैरान कर दे। राइस, हैंडमेड कारपेट, वुडन हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट्स और जारदोई जैसे चीजों के लिए यूपी काफी फेमस है। लेकिन यूपी इन चीजों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जहां इसके टोटल एक्सपोर्टेड गुड्स में से 18.9% शेयर्स सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का है। इसके बाद आता है अपैरल, जो टोटल एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स का 9.5% है और इससे आने वाला रेवेन्यू लगभग 15,018 करोड़ के बराबर है। इस तरह की और भी कई सेगमेंट हैं, जिसकी मदद से आज यूपी इंडिया का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर स्टेट बना हुआ है। साथ ही ये लैंडलॉक स्टेट्स में पहला ऐसा राज्य है जो इतनी बड़ी संख्या में गुड्स को प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अगर हम इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में यूपी का कंट्रीब्यूशन देखें तो वो सिर्फ 5.42% है। वहीं गुजरात पिछले कई सालों से इंडिया का लीडिंग एक्सपोर्टर बना हुआ है, जो देश के टोटल एक्सपोर्ट में 75% कंट्रीब्यूट करता है। इवन लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भी इसने 12 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था। ऐसे में इस पोजीशन तक पहुंचने में यूपी को अभी काफी टाइम लग सकता है। गवर्नमेंट भी अब कई सारी पॉलिसीज बिल्ड कर रही है ताकि यूपी एक एक्सपोर्टिंग हब के रूप में जाना जाए। हाल ही में यूपी के कुछ शहरों को गवर्नमेंट ने सेंटर्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस डिक्लेयर किया है, लेकिन इसका मतलब क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं।
एक्चुअली सेंटर्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस उन सिटीज को कहा जाता है जिनके पास एक्सपोर्ट ग्रोथ का पोटेंशियल हो, साथ ही वहाँ पर मिनिमम 750 करोड़ रुपए के गुड्स प्रोड्यूस होते हो। इस तरह के सिटीज को अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो ये एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर सकते हैं एंड इसीलिए गवर्नमेंट इन्हें कई तरह की बेनिफिट्स देती है। इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन फंड भी शामिल है। आज पूरे देश के अंदर टोटल 43 सेंटर्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस मौजूद है, जिनमें से 12 सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर आता है और इन सिटीज में पहला है फिरोजाबाद, जो बेहतरीन ग्लास आइटम्स और चूड़ियों का एक बड़ा एक्सपोर्टर है। वहीं मुरादाबाद ब्रास वर्क के लिए एक वर्ल्ड फेमस जगह है। आगरा और कानपुर की बात करें तो यहाँ बनाए गए लेदर की एक अलग ही पहचान होती है। भदोही अपने बेहतरीन कारपेट के लिए जाना जाता है तो वाराणसी अपनी हाई क्वालिटी हैंडलूम के लिए। लेकिन ये बात गवर्नमेंट भी समझती है कि केवल सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस डिक्लेयर करने से यूपी की जीडीपी ना ही $1 ट्रिलियन को टच करेगी और ना ही ये एक एक्सपोर्टिंग हब बन पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने कई ऐसे सेक्टर्स पर फोकस किया जो यूपी को सच में एक एक्सपोर्टिंग हब बना सकता है, जिसमें पहला है न्यू पोर्ट कंस्ट्रक्शन। अब जैसा कि हम सबको पता है कि यूपी एक लैंड लॉक स्टेट है जिसके पास समुद्र का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। ऐसे में खुद को एक एक्सपोर्टिंग हब के रूप में एस्टैब्लिश करना इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने ड्राई पोर्ट्स बनाने का फैसला किया है। एक्चुअली ड्राई पोर्ट्स ऐसे पोर्ट्स होते हैं जो सी पोर्ट से दूर वाले एरियाज में बिल्ड किए जाते हैं। इन्हें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। इन पोर्ट्स को रोडवेज और रेलवे के जरिए सी पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है ताकि हम कम समय में गुड्स को सी तक ले जाएं, जिससे इसे बाकी के देशों में एक्सपोर्ट किया जा सके। एंड फिलहाल यूपी के पास टोटल 9 ड्राई पोर्ट्स मौजूद हैं। साथ ही वाराणसी और वेस्ट बंगाल के बीच गंगा नदी पर एक वाटर वे भी बनाया गया है जो वेस्ट बंगाल के सी पोर्ट को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जिस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जहां 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर अराउंड 70 लोगों को जॉब मिलता है। यही वजह है कि गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने और यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर फोकस कर रही है। इसके लिए स्टेट में कई सारे इन्वेस्टर्स को भी इनवाइट किया गया है। पिछले साल यूपी की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करीब 750 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ था, जिसने हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए। इस इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा नाम पैरागॉन अपैरल का है, जिसने टोटल 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। वहीं आर्टेक्स ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड ने करीब 180 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की। इसके अलावा पिछले कई सालों से यूपी के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में भी काफी उछाल देखा गया है। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में जहां इस राज्य ने 9200 करोड़ रुपए के अपैरल एक्सपोर्ट किए थे, वो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 10,750 करोड़ रुपए हो गए। साथ ही 2021-22 में 12,996 करोड़ रुपए के अपैरल का एक्सपोर्ट करके इसने देश के टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में अपना 9% का कंट्रीब्यूशन दिया। इसके अलावा गवर्नमेंट की नई टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत जमीन की खरीदारी या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कंपनीज को 25% की सब्सिडी ऑफर कर रही है, जिसका असर हम आने वाले सालों में साफ तौर पर देख सकते हैं। टेक्सटाइल के बाद यूपी गवर्नमेंट जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है वो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। यूपी ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से ही किया था, जिसकी टोटल वैल्यू थी 29,699 करोड़ रुपए। एंड ये पॉसिबल हो पाया 2020 में लाई गई उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी से। इस पॉलिसी का मकसद था अगले 5 सालों में 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाना, जिससे 4 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती। कुछ इसी तरह की पॉलिसीज 2017 में भी लाई गई थी, जिससे यूपी को काफी फायदा हुआ। इन पॉलिसीज की वजह से आज नोएडा एक इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में सामने आया है। एंड यही रीजन है कि आज यूपी में बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि ओप्पो, सैमसंग, डिक्सॉन, इन्फोसिस और टीसीएस यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। नेक्स्ट फैक्टर जो यूपी को एक एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में ले जा रहा है वो है इसकी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। ये पॉलिसी 2020 से 2025 के लिए बनाई गई है, जिसका मकसद है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, एक्सपोर्ट कैपेसिटी को बढ़ाना और लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के लिए ग्लोबल मार्केट को ढूंढना। इसके अलावा इनका काम उन बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करके सपोर्ट करना है जो एक्सपोर्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ये पॉलिसी कुछ ऐसे सेक्टर्स पर फोकस कर रही है जो यूपी की ग्रोथ को 2x स्पीड पर ले जा सकती है, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग गुड्स, प्रोसेस्ड फूड, एजुकेशन, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, लेदर, कारपेट एंड IT सेक्टर। नेक्स्ट फैक्टर है बेटर लॉ एंड ऑर्डर। दोस्तों, लॉ एंड ऑर्डर यूपी को एक एक्सपोर्ट हब बनाने में बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि अगर हम पास्ट रिकॉर्ड देखें तो गुंडा राज की वजह से ज्यादातर इंडस्ट्रीज यूपी का रुख करने से कतराती थी। उन्हें अवैध वसूली का सामना करना पड़ता था। फैक्ट्री के लिए खरीदे गए लैंड पर माफिया जबरदस्ती कब्जा कर लेते थे और कंपनीज को उन्हें प्रोटेक्शन फी के नाम पर हमेशा मोटी रकम चुकानी पड़ती थी।
इन सब से छुटकारा पाने के लिए गवर्नमेंट ने माफिया टास्क फोर्स बनाने से लेकर पुलिस फोर्स को मजबूत करने तक का काम किया है। इसके अलावा यहाँ एंटी करप्शन स्क्वाड, स्पेशल टास्क फोर्स और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी बनाए गए हैं, जिनकी मदद से यूपी में 143 क्रिमिनल्स मारे गए और 23,300 क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लिया गया। इन सभी स्टेप्स की वजह से कहीं न कहीं इन्वेस्टर्स को भी सेफ महसूस हो रहा है और वो भी अब यूपी की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। वैसे इन्वेस्टर्स का यूपी की तरफ रुख करने के पीछे एक और रीजन है, जो है बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। आज यूपी गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंटेशन को इतना आसान बना दिया है, जहां सिंगल विंडो क्लियरेंस फैसिलिटी के साथ साथ इंडस्ट्रीज को कई तरह के सपोर्ट दिए जा रहे हैं, जिससे 2023 में ऑर्गेनाइज की गई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूपी को 32,92,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिला। एंड ये सब पॉसिबल हो पाया यहाँ के बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट की वजह से। और आज यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में देश में 2nd पोजीशन पर आ गया है। दोस्तों, अभी तक हमने उन पॉजिटिव पॉइंट्स को देखा जो यूपी को एक एक्सपोर्ट हब बनाने की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे बड़े चैलेंजेस हैं जो यहाँ की गवर्नमेंट को सॉल्व करने की जरूरत है। और ये क्वेश्चन मार्क अभी भी बना हुआ है कि क्या सच में यूपी 1 ट्रिलियन जीडीपी का सपना पूरा कर पाएगा। लेकिन वो चैलेंजेस है क्या, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला चैलेंज है यहाँ का हायर लॉजिस्टिक कॉस्ट। एक लैंडलॉक्ड एरिया होने की वजह से यूपी के पास ट्रांसपोर्ट के 2 मेजर साधन हैं, रोडवेज और रेलवे। अब अगर आप रेल के जरिए 1 टन गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो पर किलोमीटर आपको ₹1.35 का कॉस्ट आएगा। वही रोड ट्रांसपोर्टेशन से ये कॉस्ट बढ़कर ₹2.50 पर किलोमीटर हो जाता है। वाटरवेज की बात करें तो इसके जरिए ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाला कॉस्ट मात्र ₹1.10 है, यानी कि वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन का सबसे चीपेस्ट वे है। एंड अनफॉर्चुनेटली यूपी के पास कोई सी पोर्ट ना होने से इसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने गंगा नदी को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करने की पहल की है, पर इससे फिलहाल कोई खास बेनिफिट नजर नहीं आ रहा। इसका पूरा फायदा उठाने के लिए गवर्नमेंट को उन शहरों में पोर्ट्स बनाने होंगे जहां से ये नदी गुजरती है। साथ ही उन पोर्ट्स को रेलवे और रोडवेज के साथ बेटर कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करनी होगी, ताकि कम खर्च में ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पाए। अगला चैलेंज जो यूपी फेस कर सकता है वो है लैक ऑफ सफिशिएंट फंडिंग। भले ही यूपी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में अच्छी खासी फंडिंग मिली है, लेकिन ये इसके सपने को पूरा करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट को और भी ज्यादा इन्वेस्टर्स स्टेट में इन्वाइट करने की जरूरत है। उन्हें कई तरह की रिबेट्स एंड सब्सिडी देकर गवर्नमेंट उन्हें इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने में सपोर्ट कर सकती है। साथ ही अर्ली स्टेज बिजनेसेस को टैक्स में छूट देकर उनके ग्रोथ को बूस्ट करने में और भी मदद किया जा सकता है। इसके अलावा यूपी का तीसरा मेजर चैलेंज है शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स। दोस्तों, यूपी की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बहुत से अनस्किल्ड लेबर को जॉब मिलेगी, लेकिन बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की तो इसे बूस्ट करने के लिए बड़ी संख्या में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी, जिसके लिए स्किल लर्निंग प्रोग्राम की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो इन चैलेंजेस को देखते हुए हम कह सकते हैं कि यूपी को अभी भी लंबा सफर तय करना है, लेकिन पिछले कुछ सालों से यूपी की हैरान करने वाली ग्रोथ इसके बीमारू राज्य वाले टैग को खत्म करती नजर आ रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यूपी सच में बदल रहा है या नहीं? अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत सरकार इतना एक्सप्रेसवे क्यों बना रही है, तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।